मेरठ शहर को कौन नहीं जानता। इसको अलग अलग स्वरूप में पढ़ा भी जाता है और इसका नाम भी लिया जाता है। इतिहास में पढ़ेंगे तो क्रांति धरा या वीर भूमि बलिदान भूमि के रूप में देखेंगे। खेल के उस दुनिया में आएंगे तो स्पोर्ट्स की नगरी में देखेंगे। व्यवसायियों की दुनिया में आएंगे तो अलग अलग चीजें यहाँ से बनती हैं, यानी कि उसका सृजन होता है। यहाँ के लोग भी बड़े जबरदस्त हैं। आज ऐसे एक बिजनेस घराने में बैठा हूं जिसकी कहानी देखने के बाद आप बहाना बनाना छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहानी आपको बताएगी कि फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचा जाता है। हमारे साथ सतनाम सिंह जी हैं जिससे हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है और जो कि ना सिर्फ इंटरनेशनल है बल्कि हर स्पोर्ट्स में डील करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ये समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने जो बोला गलत तो नहीं बोला? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। मेरठ एक ऐसी नगरी है जो क्रांति शुरू हुई थी आज़ादी की, वो मेरठ से शुरू हुई थी। और जो मेरठ है वो स्पोर्ट्स नगरी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है हमारे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में। मैंने सुना है कि ये जो खालसा स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, यही नाम है अपनी कंपनी का। हाँ जी। और पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब जो आज दिख रही है वो थी नहीं, और आपकी कहानी भी किसी क्रांति से कम नहीं है। मैंने सुना कि ये इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान से हुई थी लेकिन इसका इकबाल बुलंद हिंदुस्तान में हुआ। क्या कहानी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप लोग आए? हमारे ग्रैंडफादर लेट श्री सरदार अमर सिंह जी, वो जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था तो वहाँ से हिंदुस्तान आए थे। जब इंडिया आए तो उसके बाद सारा कुछ खेल के अंदर उन्होंने अपना योगदान देना शुरू करा। हमारे जो दादाजी थे, हमारे ग्रैंडफादर साहब, उस टाइम के अंदर जिम्नास्टिक का सामान बनाते थे और उनके अंदर वो हुनर था, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी में हुनर नहीं था। वो 11 फुट लंबी लकड़ी के अंदर एक बारी के अंदर ही होल कर देते थे, विदाउट एनी किसी ड्रिल मशीन के, और हाथ से होल करते थे। ये इंजीनियरिंग थी उनके पास। अच्छा, इसकी शुरुआत मुझे जहाँ तक पता है कि सियालकोट में हुई थी। सियालकोट से जब नॉन डिवाइडेड इंडिया था, इंडिया डिवाइड होने के बाद जो पार्ट पाकिस्तान के अंदर चला गया और वहाँ के जिन्होंने वहाँ रुकना था वो वहाँ रुकने के बाद स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को बिलोंग करने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडिया की तरफ आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा। स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें राइज हुई। अच्छा, जो लोग देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि आप जब पाकिस्तान से आए होंगे तो बहुत कुछ लेकर के आए थे। क्या क्या लेकर आए थे आप? सर, पाकिस्तान से सिवाय कपड़े और कुछ नहीं लेके आए जी। जो हमारे दादाजी और हमारी दादी जी बताती थी, खाली जो कपड़े पहने हुए थे वही लेके आए और उसके अलावा वहाँ से कुछ नहीं लेके आ सके। सुना है कि आपके परिवार में भी हत्या हुई थी वहाँ पे? बिल्कुल, हमारे परिवार के अंदर हत्याएं हुई थी। मेरे फादर साहब, उनके जो एक छोटे भाई थे हमारी दादी जी के साथ, तो आते हुए रास्ते के अंदर जो भी कैजुअलिटीज़ हुई तो बहुत मुश्किल कठिनाइयाँ देखते हुए वो हिंदुस्तान वापस आए थे जी। और जब हिंदुस्तान आप वापस आए तो कुछ नहीं था, ऐसा था? बिल्कुल कुछ नहीं था जी। आने के बाद रिफ्यूजी कैंप के अंदर रुके। ये सब कुछ आपने लाइव पिक्चरों के अंदर भी देखा होगा, जैसे भाग मिल्खा भाग आई थी पिक्चर और गदर आई थी पिक्चर। तो इन सब ये बिल्कुल एक्चुअल व्यूज़ थे कि भी वहाँ से आने के बाद ऐसी मारकाट, ये सब चीज़ें बिल्कुल रियलिस्टिक हुआ था ये। तो जब जहाँ जान के लाले हों वहाँ खालसा को कौन समझ पाता? ये सब परमात्मा का आशीर्वाद है जी। समझना किसी ने है, ये तो सब अपने जो हाथ के अंदर आपकी नॉलेज है, जो आप हाथ के काम करने वाले हैं, जो जज्बा है, ये सब जज्बे का और अपनी मेहनत का नतीजा होता है सर। हमारे इस शो की लाइन भी यही थी कि व्यापार के पथ पे हौसले की कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, बिना हौसले के, बिना बुलंदी, बिना टारगेट के कोई चीज़ अचीव नहीं हो सकती और हौसला कभी भी अपना छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस खालसा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई? खालसा जिम्नास्टिक वर्क्स, ये नाम हमारा सिंस पाकिस्तान में भी यही नाम था। हमारे ग्रैंडफादर साहब ने जो फर्म खोली हुई थी वहाँ पे भी यही नाम था। वहाँ से आने के बाद भी जो उनके हाथ के अंदर जो उनको नॉलेज थी, जो वो काम करते थे, आने के बाद हिंदुस्तान में आए, क्योंकि उस टाइम के अंदर नॉन डिवाइडेड था सारा कुछ। तो वहाँ से जो सामान बनता था इंडिया के अंदर भी, यहाँ पे भी सारा सामान यूज़ हुआ करता था। जैसे दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, कलकत्ता के अंदर, चेन्नई के अंदर। तो जो पार्टीशन, जो पार्ट देखा गया वो बेसिकली देखा गया पंजाब और उस साइड के अंदर। उस टाइम के अंदर
नीचे हमारा जैसे साउथ वाली साइड के अंदर पार्टीशन का कोई वो नहीं था, तो सामान फिर भी नीचे आता था, वहाँ से बन के आता था, पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो आने के बाद जितने भी डीलर्स थे उस टाइम के अंदर, जैसे पाइनियर स्पोर्ट्स, ओबराय स्पोर्ट्स, तो इन लोगों के पास भी सही उस टाइम में सामान आता था। तो दादाजी के आने के बाद इन लोगों के साथ कांटेक्ट करा, कांटेक्ट करने के बाद धीरे धीरे सामान बनाना शुरू करा। जैसे जैसे डिमांड आती गई, डिमांड बढ़ती गई, तो वो कहावत है ना कि भी कारवां चलता गया, रास्ते बनते गए, कारवां चलता रहा, रास्ते बनते चले गए। अच्छा, तो मतलब ये नाम पाकिस्तान से ही लेके आए आप? जी सर। वहाँ पे शुरुआत थी जी। तो हिंदुस्तान में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, या आप जब दूसरों के साथ काम करना शुरू किए तो आप उनके साथ एसोसिएट होकर काम करते थे, या उस समय भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए थे? जो हमारे दादाजी बताते हैं कि भी एसोसिएट करके ही काम शुरू करा, क्योंकि वहाँ से तो खाली आते थे, तो यहाँ पे आने के बाद उनके पास कोई चीज़ थी नहीं, तो जो भी काम करना पड़ा, जो यहाँ पे थे उनके एसोसिएशन के थ्रू, उनकी हेल्प के बिना कोई काम हो नहीं था सकता। हमने सुना कि वो खुद इंजीनियर थे, मैकेनिकल? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, श्री जगजीत सिंह जी, और उन्होंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज प्रयागराज से, जो अब प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ से 1960s के अंदर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है। अच्छा, तो ये जो अपने यहाँ इक्विपमेंट मिलते हैं, चलिए हम थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बता दें, ये खालसा स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड या एक्सपोर्ट भी है कुछ? खालसा जिम्नास्टिक वर्क्स, ये क्या करती है, क्या बनाती है? मेरठ में लोग समझते हैं कि बैट बल्ला बनता है, फुटबॉल के सामान बनते हैं, आप क्या बनाते हैं? सर देखिए, बेसिकली जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो मेरठ की, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारी आइटम्स आती हैं बनाने के लिए, जैसे क्रिकेट हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जूडो हो गया, रेसलिंग हो गया, ये सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। इसके अंदर आते आते सब बंदों ने, सब मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी अपनी आइटम्स, अपनी अपनी लाइन डिवाइड कर रखी है। जैसे वी आर इनटू जिम्नास्टिक, हम जिम्नास्टिक का सामान बनाते हैं, पैरेलल बार हो गए जिम्नास्टिक के अंदर, हॉरिजॉन्टल बार हो गए जिम्नास्टिक के अंदर, वॉल्टिंग टेबल हो गई, पॉमल्ड हॉर्स हो गया, ये जिम्नास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं। एथलेटिक्स के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन के अंदर अभी हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन करा है, तो एथलेटिक्स के अंदर हाई जंप पिट हम बनाते हैं, पोल वॉल्ट पिट बनाते हैं, जेवलिन, डिस्कस, शॉर्ट पुट, ये सब हम बनाते हैं। जिम बनाते हैं स्ट्रेंथ इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे प्लेयर्स के लिए एक्सरसाइज करने के लिए जितने भी जिम वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जो भी, वो हम सब बनाते हैं। बच्चों के लिए आउटडोर जिम, अब नया क्रेज आ गया इंडोर जिम के बाद आउटडोर जिम का, तो वी हैव इंट्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ द आउटडोर जिम इन इंडिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल शहरों में रहने वाले लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह सारे सेक्टर्स में और ऐसे जगहों में नगर निगम भी इस तरह का काम करवा रही है, अथॉरिटीज़ भी काम करवा रही हैं कि आप झूला, एक्सरसाइज की मशीन, वो सारा कुछ जो देखते हैं येलो कलर की जो जगह जगह लगी होती है, उसमें 99% जो चीज़ें होती हैं वो खालसा स्पोर्ट की तरफ से ही जाता है, अगर मैं सही हूँ तो। सर ये सौभाग्य है, और मैं तो सबसे पहले हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को वो कहूँगा कि भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रही है और आगे भी लेती रहे। जो बच्चों का ध्यान मोबाइल फ़ोन से और टीवी से हटा के आउटडोर गेम्स के अंदर लगवा रही है, क्योंकि सरकार के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आप बच्चों की बात की, आपके यहाँ मैंने देखा कि कई कैटलॉग पड़े हुए थे, उसमें ये दिखाया गया कि प्ले स्कूल का बच्चा है, यानी 3 साल का, 3 साल के बच्चे से लेकर के, और मैं कहूँगा 60 साल के व्यक्ति के एक्सरसाइज करने का सामान तक आप बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा उसको ब्रीफ करिए, अगर एज वाइज अगर आप ब्रीफ कर पाएँ कि कैसे वो, क्या आप लोगों का सिस्टम है, किस तरह से आप बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं? सर जैसे स्पोर्ट्स का है, स्टार्टिंग से ही बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है। जैसे बच्चे शरारती होते हैं, घर के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, वो कलाबाजी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम के अंदर नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। बच्चा अपनी तरफ से अपने आप को फिजिकली फिट रहने के लिए सारी चीज़ें करता है। अब उसी को मॉडर्न एक्सरसाइजेस के अंदर लाने के जो इक्विपमेंट्स अब नहीं आ रही हैं, बच्चों का जैसे आप कह दीजिए ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल और नई नई चीज़ें आजकल मार्केट के अंदर आ रही हैं, वो सब हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे बच्चे शुरू से ही खेल के अंदर आना शुरू करें। तो नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्ले स्कूल के बच्चे हैं तो वो हम स्कूल के बच्चे के साथ साथ वो स्कूल आपके पूरे सेटअप को लगा ले, अगर उसके बाद बच्चा 10 साल का होता है तो वो पूरा सेटअप लग सकता है उस तरह के स्कूलों में, कॉलेज के अंदर सेटअप लग सकता है। तो ये क्या कुछ क्राइटेरिया है, कोई मनोविज्ञान है, कोई साइंस है, किस तरह से आप लोग? सर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके ऊपर नर्सरी से आप आया फर्स्ट के अंदर, उसके बाद आया 8th के अंदर,
तो जैसे जैसे उसकी क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज का बच्चे का विकार होना है, बच्चे ने हैंग करना है, बच्चे ने लटकना है, बच्चे अपने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए उस हिसाब से वो मशीनें बढ़ती चली जाती हैं। अभी आप लोग हिंदुस्तान में लगभग कितना बनाए होंगे, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, कुछ आइडिया है? हिंदुस्तान के अंदर ही हमने काफ़ी सारे पार्कों के अंदर, काफ़ी सारे नगर निगमों के अंदर, ऑल ओवर इंडिया आप ले लीजिए, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे साउथ तक हम सब नगर निगमों के अंदर सामान सप्लाई करते हैं। वो जो नगर निगम का सामान होता है, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, इसके पहले भाई साहब बता रहे थे कि आपके की 20 तरह के खेल हैं जिसके प्रोडक्ट आप बनाते हैं, और इतना ही नहीं, आप प्रोडक्ट के साथ साथ स्टेडियम भी बनाते हैं। अभी पता चला था कि बैडमिंटन का अगर कोर्ट बनाना है तो वो भी बनाते हैं आप। अभी नेवी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। सर नेवी के लिए भी हिंदुस्तान के अंदर शिप बन रहे हैं, 5 शिप कलकत्ता के अंदर बन रहे हैं, तो उनके शिप के लिए जो एक्सरसाइज का सामान है, इंडोर जिम का जो सामान है, वो हम लोग यहाँ से बना के भेज रहे हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट की जो नेवी के वो है, उसके अंदर हम लोगों ने 3 शिप का सामान कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर कर दिया है। बैडमिंटन कोर्ट भी बनाते हैं? बैडमिंटन कोर्ट भी हम बनाते हैं। जितना भी स्पोर्ट्स का, जैसे हम लोग ऑफिशियल सप्लायर्स हैं साउथ एशियन गेम्स के, जो साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी और शिलोंग के अंदर हुए थे। उसके बाद लुसोफोनिया गेम्स जो इंटरनेशनल गेम्स है वो गोवा के अंदर हुए थे, तो वहाँ पे जितना भी सामान लगा था वो खालसा की तरफ से ही दिया था। सर हमने ये भी सुना कि आने वाले ओलंपिक की तैयारी आज से ही हो रही है। सर आने वाले ओलंपिक की तैयारी बिल्कुल अभी से होगा, क्योंकि जब तक बेस लेके चलेंगे, अभी हम वृक्ष को बोएंगे, सीड्स डालेंगे, पानी देंगे, तो जाके उस टाइम के अंदर वृक्ष पूरा का पूरा बनेगा जी। और तैयारी अभी से लेके चलेंगे। किसी भी कंट्री के लिए कम से कम नहीं तो 7, 8, 10 साल का टारगेट होता है कि भी अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ओलंपिक्स आएगा तो 8 या 10 साल का टारगेट उनको मिलेगा कि भी हाँ जी, आप अपने कंट्री को आगे वो करें, आगे पूरा का पूरा ओलंपिक्स के हिसाब से तैयार करें। और हिंदुस्तान के इक्विपमेंट्स भी वैसे ही तैयार होने चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। तो खालसा एक्सपोर्ट की किस तरह की भागीदारी है उसमें? सर खालसा एक्सपोर्ट की भागीदारी उसके अंदर है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली बैडमिंटन गेम को स्टार्टिंग करी है पकड़ने के लिए। बैडमिंटन की हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने भी इक्विपमेंट हैं, जैसे बैडमिंटन की फ्लोरिंग हो गई, बैडमिंटन के रेफरी चेयर हो गई, बैडमिंटन का पोल हो गया, बैडमिंटन का नेट हो गया, हम लोग एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स हम लोग वो सारे अपने यहाँ पे बना रहे हैं। कोई ऐसी लिस्ट आप बता पाएंगे जिसको हम अगर दर्शकों को बताना चाहें, तो आप इतने तरह के गेम्स की सारी चीज़ों को तैयार करते हैं आप, या आपको याद है कि इतना है कि आपको याद ही नहीं कि हम इतने काम करते हैं? देखिए ऐसा है, हम सारा सामान बनाते हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपसे कहा, हम स्पोर्ट्स के हर गेम की कोई ना कोई आइटम हम जरूर बनाते हैं। क्रिकेट में भी डील करते हैं? क्रिकेट के अंदर जैसे क्रिकेट का पिच रोलर है, क्रिकेट का नेट केज है, वो हम बनाते हैं। क्रिकेट के नेट हम बनाते हैं, क्रिकेट के बाउंड्री रोप हम बनाते हैं। बॉक्सिंग की बात करें? बॉक्सिंग रिंग हम बनाते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स हम बनाते हैं, बॉक्सिंग पंचिंग बैग बनाते हैं। जूडो कराटे की बात करें? जूडो के मैट्स हम बनाते हैं। और कुछ ऐसा बताइए जो आपको याद आ रहा हो कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। रेसलिंग मैट हम बनाते हैं। एथलेटिक्स का मैंने आपको बता ही दिया, उसके बाद जिम्नास्टिक का आपको बता दिया। बाकी एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर और गवर्नमेंट, अगर हम लोगों को कोई भी चांस मिलता है कि भी कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, तो हम उसके अंदर भी पूरी R&D करते हैं। गवर्नमेंट के साथ कौन कौन सा काम कर रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट के साथ किस किस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं? सर गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स निकलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उत्तर प्रदेश की, हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, गोवा की, तमिलनाडु की, सब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी हम लोग सब काम करते हैं। तो ये जो खालसा एक्सपोर्ट की कंपनी है, वो किस तरह से काम करती है? खालसा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी फर्म है, ये सारा का सारा जो काम करती है, सरकारी जितने भी नहीं, इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूँ। इंडिया तो आपने बता ही दिया। इंडिया से बाहर हम लोग जैसे पूल टेबल बनाते हैं, पूल टेबल का हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे बाहर के कस्टमर्स की डिमांड आती है, बॉक्सिंग रिंग हो गया, एथलेटिक्स का सामान हो गया, वो सारा हम लोग यहाँ से भेजते हैं। कौन कौन सी कंट्री में तक आपने काम किया होगा? सर हम लोगों ने जैसे एशियन कंट्रीज़ के अंदर काम करा है, अफ्रीका के अंदर काम करा है, और जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आती है हम लोग सामान सप्लाई करते हैं। लगभग कितने लोगों की आपकी टीम होगी यहाँ पे, और कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके रोज़गार से, कितने परिवार हैं जिनको आप रोज़गार देते हैं? सर रोज़गार देने वाला सब परमात्मा है, हमारी कोई वो नहीं है। जो भी कुछ है वो सब टीम वर्क है। आप भी हमारी टीम के एक पार्ट ही हैं जी।
आप लोगों को अचानक से फ्रेम बदला हुआ दिख रहा होगा और ये सोच रहे होंगे अभी तक तो बात किसी और से हो रही थी, अब कौन है? तो आपको बताएं कि ये जसजीत सिंह जी हैं और इस खालसा एक्सपोर्ट में या ये जो इंडस्ट्री है इसमें जो काम होता है उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल हैं। इनके बाद एक और शख्स से मिलाऊंगा जो चौथी पीढ़ी है और बताऊंगा कि वो किस तरह के इनोवेशन करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि इसके पहले जो हमारी सतनाम सिंह जी से बात हो रही थी, वो इस पूरी कंपनी में जो चीज़ बनती है, जो R&D होती है, प्री प्रोडक्शन का जो काम होता है, पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम होता है, उसको वो देखते हैं जिस पे हमने चर्चा की। आप यहाँ से लेकर के विदेशी धरती तक जो कनेक्शन होते हैं, जो नई चीज़ों का इनोवेशन होता है, या हो सकता है सरकार और सिस्टम के बीच में बातचीत करना हो, तो उस पर आप बात करते हैं। सर, आपका भी स्वागत और समय देने के लिए धन्यवाद। लगभग कितनी यात्राएं कर चुके होंगे, कितने देशों की यात्राएं कर चुके होंगे आप? देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित जहाँ पे भी कोई इंटरनेशनल लेवल के फेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं या फिर गेम्स होते हैं, तो हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अच्छे लेवल के उनको अटेंड करें, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और लाइक द थिंग, द फ्रूट कम्स फ्रॉम द रूट्स। अगर आप किसी की जड़ तक जाएंगे, नीचे से ही अगर आपकी रूट्स अच्छी हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली फ्रूट भी है जो अच्छा ही आएगा। हम यूरोप के अंदर 8-10 कंट्रीज़ की विज़िट कर चुके हैं। हम चाइना के अंदर भी, हांगकांग के अंदर भी, थाईलैंड के अंदर भी, बैंकॉक के अंदर भी, मिडल ईस्ट, दुबई या साथ कनेक्टेड कंट्रीज़, उसके अंदर भी हमने काफ़ी विज़िट्स की हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि हम वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्निक एडॉप्ट करें। कुछ इंटरनेशनल लैब्स के अंदर हम जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को उसके अंदर और क्या बेटरमेंट करें, उसकी सर्टिफिकेशन कराते हैं। रिज़ल्ट अगर कहाँ पे कोई कमी आ रही है तो हम उसे कमी को दूर करके उसको और रिफाइंड और बेटर कैसे किया जाए, तो वो हमारी तरफ से हमारा प्रयास रहता है कि हम इंटरनेशनल लेवल के, वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, क्या ये सही है? मैंने इंट्रो में ये बोला था कि एकमात्र कंपनी इस तरह की है खालसा एक्सपोर्ट जो कि इस तरह के इक्विपमेंट बनाती है और इस तरह के गेम्स की बात करती है और वन स्टॉप सॉल्यूशंस है। ये कैसे है, क्या अलग है? ऐसा है जैसे एक छोटा बच्चा है, सपोज वो प्री स्कूल में गया, तो प्री स्कूल में जाने के बाद हमारे पास नर्सरी के प्ले इक्विपमेंट्स जो प्लास्टिक से संबंधित, फोम से संबंधित, जो सॉफ्ट टॉयज़ एंड टॉयज़ तो नहीं, प्ले इक्विपमेंट्स ही आप उसे कह सकते हैं, वो उसके हमारा यूनिट है। उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ तो स्कूल लेवल के अंदर आया, तो स्कूल के अंदर उसके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स प्लस स्कूल प्ले इक्विपमेंट्स, उसकी हमारी साथ में मैन्युफैक्चरिंग है। पार्क्स में लगने वाले चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट्स, मल्टी प्ले स्टेशन इक्विपमेंट्स, ओपन जिम इक्विपमेंट्स, सिटिंग बेंचेस, अलग अलग मल्टी कलर की हट्स, गजीबोज, डेकोरेटिव, जो कि दिखने में भी अच्छे लगे, आदमी को लगे हाँ भाई मैं कुछ उसके ऊपर, बच्चे को भी लगे मैं प्ले करूं, बच्चा थोड़ा बड़ा होए मैं एक्सरसाइज करूं। फिर हमारी इंडोर जिम की पूरी रेंजेस हैं। इंडोर जिम के अंदर हम वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्निक, जैसे आजकल मेक इन इंडिया चल रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि वी अडॉप्ट द टेक्निक फ्रॉम द developed countries or the countries who have already developed the technique but manufacturing hub in India. Okay. We buy the equipment from Europe, machinery हमने बाहर से import करी, टेक्निक import करी, but उसको मैन्युफैक्चरिंग करें हम इंडिया के। और अब इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अब क्या है कि अब हमारे जैसे प्रोडक्ट हैं, बैडमिंटन पोल्स ले लीजिए, तो वो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन से हमारे अप्रूव्ड हो चुके हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन से नेट अप्रूव्ड हो चुके हैं। बैडमिंटन की इंडोर फ्लोरिंग्स वो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन से अप्रूव्ड, आउटडोर सिंथेटिक फ्लोरिंग वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से अप्रूव्ड, वुडन फ्लोरिंग वो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन से अप्रूव्ड। अब आप आ जाइए बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल के अंदर हमारा बास्केटबॉल बैकस्टॉप
वो ऑलरेडी हमारा पूरा बना के अप्रूवल और टेस्टिंग के लिस्ट के अंदर है। वो इंटरनेशनल लैब्स और वो टेस्टिंग वगैरह चल के फिर उसका अप्रूवल आएगा। उसके बाद ऐसे ही बास्केटबॉल की सारी फ्लोरिंग्स हो जाएंगी, इंडोर और आउटडोर, ऐसे ही टेनिस के, प्लस मैट्स के अंदर आप आ जाए तो जूडो मैट्स का भी हमने सैंपल रेडी कर दिया, ये फ्रांस भेज रहे हैं, लैब टेस्टिंग लैब है, उसकी अप्रूवल आने के बाद फिर हम इसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे। इंडिया के अंदर अगर ओलंपिक गेम्स हुए या कोई भी नेशनल गेम्स होते हैं तो क्या मेक इन इंडिया का थीम जब पूरा होगा कि उसकी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल बॉडी से होगी। जी। अगर इंटरनेशनल बॉडी से किसी यूरोप की कंपनी का प्रोडक्ट अप्रूव्ड है तो वो फिर वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि जैसे इंडिया के अंदर ही रह के हम मशीनरी इंपोर्ट करें, हम टेक्निक इंपोर्ट करें, उस बेस के ऊपर उसकी टेस्टिंग वर्ल्ड की बेस्ट लैब्स के अंदर कराएं। अगर कोई कमी होती है तो उसको रेक्टिफाई करें, डिफाइन करें, रीफॉर्म करें और वो उसको एक क्वालिटी लेवल तक लेके जाएं ताकि हमें वर्ल्ड बॉडी से उसकी रिकमेंडेशन अप्रूवल मिल जाए। तो हमारे ही मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल लेवल के हो जाएंगे तो इंडिया में अभी कुछ ऐसा गया कि जहाँ पे आप गए हो और आपको देख के बड़ा प्राउड फील हुआ हो? देखिए, अभी लास्ट ईयर हम दुबई के अंदर गए थे, उसके अंदर वहाँ पे एक स्पोर्ट्स मसल्स शो था, तो हमने अपने ओपन जिम इक्विपमेंट्स वहाँ पे डिस्प्ले किए थे। तो देवर फील वेरी, वहाँ पे क्या सब कुछ इंडोर है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो दे वांट सम सच इक्विपमेंट्स की जो खुली हवा के अंदर शाम के टाइम अच्छा लोग बाग यूज कर सकते। अच्छा, हमने सुना कि ये तो आप करते हैं, आप रिक्रिएशन टाइप का भी काम करते हैं कि अगर बॉलीवुड को जरूरत पड़ी, कोई उनको वो बनाना है, सेट बनाना है, तो भी वो आपसे मदद मांगते हैं, आप जाके सेट भी बना के देते हैं और फिर उसको उखाड़ लेते हैं। अब जैसे सपोज बॉक्सिंग रिंग का कहीं टूर्नामेंट, अभी हमने त्रिपुरा के अंदर क्या किया था, ओपन जिम के इक्विपमेंट्स लगाए थे। क्या है, वहाँ पे बारिश बहुत होती है, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम बारिश रहती है, तो ओपन जिम इक्विपमेंट्स इस तरीके से बनाए कि प्लेटफॉर्म 1 फुट हाइट पे रखा, उसके ऊपर 15 फुट 20 फुट की हाइट के ऊपर शेड दिया। अच्छा। हाँ, ताकि फ्रेश एयर भी आती रहे, अगर बारिश है उस दौरान भी उसका यूजेज हो सके, और उसके नीचे इक्विपमेंट लगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन पता नहीं लोगों को मैं बताऊंगा, लोगों को जान के भी हैरानी होगी कि मैक्सिमम पॉलिटिशियंस के यहाँ और जो बॉलीवुड के लोग हैं उनके यहाँ आपके इक्विपमेंट भी यूज़ किए जाते हैं और आप सेटअप भी लगाते हैं, ऐसा कुछ? अभी हमारे प्रोजेक्ट पूरा मतलब फाइनल स्टेज पे ही है लखनऊ नगर निगम का। तो माननीय हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने CSR दिया था HCL को, HCL ने नगर निगम लखनऊ से टाई अप किया, तो हमें गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के माध्यम से जेम के थ्रू हमने वो टेंडर की बिडिंग करी थी, जिसके अंदर हमारी कंपनी ने सारे नॉर्म्स पूरे करते हुए और टेस्टिंग फैसिलिटी सारा पूरा करने के बाद हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। 100 पार्कों का अंदर लखनऊ के डिफरेंट लोकेशंस के अंदर वी हैव टू डेवलप द ओपन एयर जिम इन 100 पार्क्स इन लखनऊ। तो वो पूरा हमने टाइम से किया। अब उसके अंदर एक ये समस्या देखी थी कि नीचे अगर सपोज कहीं पानी भर रहा है या थोड़ी मिट्टी है तो उसके नीचे फिर फ्लोरिंग का CC इंटरलॉकिंग फ्लोरिंग का भी काम, वो भी सारा हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन माननीय हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं इंडिया के, मैंने आपकी तस्वीर देखी थी जी। बॉलीवुड का क्या कनेक्शन है आपका? बॉलीवुड के अंदर देखिए, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की, या सब शाहरुख खान साहब के 4th फ्लोर के अंदर हमारे द्वारा बॉक्सिंग रिंग सप्लाइड है। वहाँ की एक मुंबई की एक स्पोर्ट्स की कंपनी ने हमारा रिकमेंड करके, हमारे फिटर हैं राकेश कुमार। अच्छा। तो वो ही गए थे फिटिंग करने के लिए, उनके घर पे फिट करके आए। तो बड़े सम्मान की बात है कि बॉलीवुड के शीर्ष के व्यक्ति के घर में
ऐसे ही सुनील शेट्टी साहब फुटबॉल के अंदर काफ़ी रुचि रखते हैं, तो उनके वहाँ पे हमारा फुटबॉल का गोल पोस्ट लगा था। अच्छा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम मूवेबल पूल टेबल बना रहे हैं बॉलीवुड्स के फार्म हाउसेज रिसोर्ट्स के अंदर। आपने देखा होगा पूल टेबल एक फिक्स हो जाती है। हाँ। अभी हम लोगों ने पूल टेबल पोर्टेबल एंड मूवेबल ऑन व्हील्स, whenever you want to shift from one place to another place, it can be easily shifted, easily dismantled। आप गाड़ी में रख के कहीं भी दूसरी इसको जगह तैयार पे कर भी- सकते yes, हैं। yes, ऐसा है। yes। अभी हम सुन रहे थे, चर्चा हो रही थी कि एक ऐसा सेट भी आपने तैयार किया है जहां उनको रिक्वायरमेंट थी कि उनको इस तरह की फिल्माना है और वहां शूटिंग चल रही है। अभी चंडीगढ़ के अंदर एक मॉल के अंदर फिल्म की शूटिंग होनी है, तो उनके लिए उनको बास्केटबॉल का कुछ शूट करना था। तो हमारे बास्केटबॉल के जो बैक स्टॉप्स और बास्केटबॉल की सिंथेटिक फ्लोरिंग्स इंडोर एंड आउटडोर्स की हैं, तो इंडोर के अंदर ही मॉल के अंदर हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल लेवल की और स्टैंडर्ड्स की है। तो अभी हमने रिसेंटली हमें रिक्वायरमेंट आई कि जी हमारे पास शूटिंग है और घंटों के अंदर ही 20-22 घंटे के अंदर ही आपको सेटअप करना है। तो इमीडिएटली हमने सारा वो प्रोक्योर किया, अपनी जो पैकिंग टीम को उसी हिसाब से डिसमेंटलिंग करके पैक करा के ऑन द स्पॉट मॉल के अंदर भेज के हमारी अपनी कंपनी की गाड़ियाँ हैं, उसके थ्रू जाके इंस्टॉल, साइड फिटिंग, फिक्सिंग सब कुछ इन फ्यू आवर्स। अच्छा, ऐसा कौन सा सेगमेंट स्पोर्ट्स में होगा जहां आप काम नहीं कर रहे होंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जी हम इंपोर्ट जो होता है इंडिया के अंदर, वो कोशिश हमारी ये होती है कि वो कम से कम हो इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट, चाहे हम तो स्पोर्ट्स के हैं तो स्पोर्ट्स से संबंधित यहीं पे बने और यहाँ से हर कंट्री के अंदर जाए। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, आपके बराबर हिंदुस्तान में कोई दूसरी कंपनी है? देखिए, तो 1 साल 2 साल, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, मतलब ये तो सालों, कुछ चंद सालों का 10-20 साल 50 साल। तो हमारा ये जो कंपनी थी खालसा जिम्नास्टिक वर्क्स, मेरे ग्रैंडफादर की कंपनी थी। मेरे ग्रैंडफादर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज लाहौर से करी थी एट द ब्रिटिश टाइम से। तो उसके बाद जब 47 के अंदर पार्टीशन हुआ तो वो उनको इंडिया आना पड़ा। बता रहे थे अभी आपसे पहले भाई साहब ने तो बताई पूरी कहानी। मेरे फादर ने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रयागराज, पहले इलाहाबाद नाम था, तो प्रयागराज मोतीलाल नेहरू से करी थी 1970 के अंदर। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी करी, गवर्नमेंट जॉब करके फिर वो मेरे ग्रैंडफादर की कंपनी में आए, खालसा जिम्नास्टिक में काफ़ी साल उन्होंने काम किया। मैंने और मेरे ब्रदर ने, हम दोनों ने स्कूलिंग सेंट जॉन से करके 1994 के अंदर फिर मैं पापा के साथ आया, तो कुछ साल उनके साथ काम किया। तो ईयर 2000 के अंदर हमने अपनी कंपनी बनाई, खालसा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो 2000, अब 2024 चल रहा है। तो 30 years I am in the same business, same field. My father was also involved. My grandfather was also involved. हाँ, मैं देख रहा हूँ कि चौथी पीढ़ी आ गई है। अब आपका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, उसको दूसरे लेवल पे, मतलब डिजिटल जो चल रहा है उसमें ये लेके जाने को। डिजिटलाइजेशन के अंदर और ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, जो लेटेस्ट वर्ल्ड की टेक्निक आती जा रही है, वी ट्राई टू अडॉप्ट ऑल द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ द वर्ल्ड। आपकी कंपनी बाकी कंपनियों से अलग कैसे है? सर, ये तो देखिए, आप इतना, वी स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द रूट्स, और अब वो जाके कोई आप पेड़ भी लगाएंगे तो उसको भी कम से कम मैं समझ गया कि 10, वो 20, अनुभव और 50 वो साल सारी तो चीजें लगी जो है जाएंगे कि- अगर अच्छा लेवल पे। तो वो तो एक दिन ये तो चीज नेचुरल है। हाँ, और कि अनुभव और वो सारी चीजें तो अलग लेवल पे लेके जाती हैं। धीरे और धीरे जी, कोई ऐसी चीज जो सरकार से आपको लगता है कि सरकार अगर ये सपोर्ट करती तो यहाँ की स्थिति भी बदल जाती और चीजें भी बड़ा दूसरा होता? गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, अगर हमारे यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुए 2030, 34, 36, 38, तो उसमें कौन परफॉर्म करेगा? जो आज की डेट के अंदर बच्चा पैदा होगा, या तो वो
16 साल, 18 साल, 17 साल बाद वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। 20 साल बाद हम लोग जो ऑलरेडी 20 साल का है वो तो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और भी धीरे धीरे करेगी तो बेहतर ही होगा। कंट्री का नाम या तो किसी लड़ाई के अंदर विजय कर लीजिए तो होगा, हाँ जी उसने कब्जा कर लिया, या फिर अपना नाम रोशन कर लिया। हाँ, जैसे कि अभी वो नीरज चोपड़ा ने किया था और बताया जाता था वो इक्विपमेंट भी आप बनाते हैं। अपना नाम रोशन कैसे होगा? ओलंपिक्स के अंदर कोई मेडल आता है या कोई नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेडल्स आते हैं तो वो देश का नाम रोशन हो रहा है। रोशन तो वो तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कोई ऐसा सपना जो आप देखते हैं कि नहीं ये मतलब ये बदलाव मुझे इस इंडस्ट्री में करनी है या हमारे देश के लिए मुझे ये काम करना है? हम अपनी तरफ से वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट ऑल द इक्विपमेंट्स which we are importing from either from other peoples are importing from Europe or China or Taiwan। तो वो सारी चीज़ें इंटरनेट क्वालिटी यहाँ पे बना के इंडिया से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इन स्पोर्ट्स, दिस इज अवर। एक आखिरी सवाल, जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे ना, जब मैं बिजनेस घरानों के साथ इंटरव्यू करता हूँ या किसी इंडस्ट्री के साथ इंटरव्यू होता हूँ, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं या आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या उनको लगता है कि नहीं आपके प्रोडक्ट के साथ वो कुछ बड़ा कर पाएँ। तो अगर ऐसा कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, आपके सामान लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या ऐसे लोगों की मदद आप करते हैं? कि उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं साहब, क्योंकि क्या है कि हम वो ही काम कोई भी फॉर मी द कंट्री इज फर्स्ट। अगर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हमारे पास कोई आता है, जो हमारे पास अपना अनुभव है, अपनी अचीवमेंट्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको ज़रूर दे के वो भी बढ़ेगा। भाई धीरे धीरे हमारे साथ कनेक्शन होंगे तो उसका भी बड़ा बढ़ेगा। तो ये तो कनेक्टिंग चेन सोचते हैं ना कि स्टार्टअप शुरू करना तो क्यों ना हम इनके साथ मिलकर के इनके साथ कर लें। कनेक्टिंग चेन है। इफ यू गॉट कनेक्शन विद अ गुड क्वालिटी ऑफ चेन, देन योर चेन बिकम्स लॉन्गर एंड स्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक मजेदार बात बताऊं कि हमारे दर्शक पाकिस्तान में भी हैं, हो सकता है कि जब उनको पता चले कि शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी तो उनके भी मेल आ जाएं। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान तो अब बना है, पहले तो वो पूरा हिंदुस्तान ही था ना, कंबाइंड इंडिया, मतलब अखंड भारत जी। अपनी गवर्नमेंट की अब कुछ सालों से प्रोग्रेसिवनेस अच्छी रही, डेवलपमेंट अच्छी रही, फैसिलिटीज़ अच्छी रहीं, तो कंट्री ने भी ग्रोथ करी, कंट्री के हर आदमी ने भी ग्रोथ करी। इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट ग्रोथ, और ये पूरी दुनिया में दिख रहा है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इधर है। आइए आपको तीसरी पीढ़ी से मिलवाता हूँ। और हर बिजनेस करने वालों को ये देखना चाहिए कि जो लोग बहुत बड़ा बन जाते हैं वो क्यों बनते हैं। वो पैसे की वजह से नहीं बनते, प्रोडक्ट की वजह से नहीं बनते। उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, उनकी कुछ ऐसी सोच होती है जो दूसरों के मदद करने की होती है, और वो जब न्यू परिवार में पड़ती है तो वो घराना बन जाता है। आप देखिए कि अब आपको दिखाऊंगा कि जो इनकी चौथी पीढ़ी है उसकी सोच क्या है, और फिर आप खुद से ये अंदाजा लगा लेंगे कि बिजनेस आने वाले वक्त में कहाँ रहेगा। बिजनेसमैन होना आसान है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना जब शुरू करता है तो उसको बिजनेसमैन बोल देते हैं। लेकिन बिजनेस का घराना होना बड़ी बात है, क्योंकि जब बिजनेस का घराना कहते हैं तो वो कई पीढ़ियों का काम होता है। खालसा एक्सपोर्ट या खालसा स्पोर्ट या खालसा जिम्नास्ट में जो चौथी पीढ़ी है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं हैप्पी सिंह जी। हैप्पी जी, कैसा लगता है आपको जब आप अपने खालसा एक्सपोर्ट के बारे में या इस स्पोर्ट का नाम कहीं और सुनते हैं? तो बहुत खुशी होती है। जैसे हमारे सारे, मेरे पिताजी हो गए, हमारे चाचा जी हो गए, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जी हो गए, जिन्होंने शुरू किया था बिजनेस, जब उनका होता है तो अच्छा लगता है कि नहीं यार, क्या एक लेवल सेट हो जाता है कि नहीं, आई हैव टू रीच दैट लेवल। इतना या इससे ऊपर जाना है? ऑब्वियसली इससे ऊपर जाना है, बट हाँ भी जैसे मेरी स्टार्टिंग प्लेस है, मैं देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, किस किस फील्ड में और जा सकता हूँ। तो ये बहुत एक्साइटमेंट होती है, बट मेरे को पता है कि हाँ जर्नी आसान नहीं होगी, तो आई एम रेडी फॉर दैट। जब खालसा एक्सपोर्ट की जर्नी सुनते हैं कि पाकिस्तान से शुरू हुई थी, और आज जब आप पढ़ते लिखते सुनते होंगे, खेल में पाकिस्तान हिंदुस्तान का देखते होंगे, तो क्या मतलब भावनाएं कैसी होती हैं आपकी?
भावना है नहीं, बस एक प्राउडनेस होती है कि नहीं यार कहाँ से, मतलब ऑब्वियसली जब हम पार्टीशन हुआ था तब वी वर नथिंग, कुछ था ही नहीं। और आज जब हम देखते हैं, सुनते हैं दूसरों के मुंह से तारीफें सुनते हैं या देखते हैं जैसे कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ भी होता है, तो बहुत प्राउडली एक वो होता है कि नहीं यार शुक्र है सब कुछ हुआ है, बस नथिंग। सुनता हूँ कि अब बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो गए हैं। शुरू करा है मैंने अभी अपनी बैचलर्स हो रही है मेरी DU से, बट साथ साथ मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैं अभी खालसा में ई-मार्केट प्लेसेस जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं एक्सपोर्ट में मैं देखता हूँ। यानी कि नई पीढ़ी की एंट्री हुई तो बिजनेस को भी नए लेवल पे ले जाने की तैयारी हो गई। वो तो है ही सर। मैंने देखा जैसे कि आपके जो बाबा थे वो अलग लेवल पे काम करते थे, जब आपके पिताजी और आपके चाचा आए तो उन्होंने उसको थोड़ा और एडवांस बनाया, और आपकी एंट्री हुई तो आप इसको डिजिटल लेके जाने वाले हैं। तो किस तरह से, क्या सपना है, क्या सोचा है आपने, इसको कैसे खालसा को और दूसरे जगह पे लेकर के जाएंगे आप? सर बस हार्डवर्क और मेहनत के दम पे, बेसिकली एम्बिशन एंड हार्डवर्क, मेरे दो मेन ऑप्शन ये हैं कि हाँ यार कहीं रुकना नहीं है, कहीं छूट भी जाए तो वापस क्रैक कर लेना है, री। बट हाँ एट द एंड मेरे को वो अपना, जैसे आज आप योनेक्स का नाम सुनते हैं, आज आप कॉसो का नाम सुनते हैं, ये वर्ल्ड्स की शायद ऐसी कंपनीज है जिनसे शायद ही कुछ है, एक दिन खालसा का नाम भी वहाँ पे होगा, मेरी वो एम्बिशन हुई है। आज भी नाम आपका बड़ा है, लेकिन क्या लगता है कि डिजिटल की जरूरत बहुत ज़्यादा है इसको बड़ा करने के लिए या ग्लोबल करने के लिए? है, देखिए हर चीज़ टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। आज आप पहले नोकिया वाले फ़ोन यूज़ करते थे, आज हर कोई टच स्क्रीन, इंटरनेट, मोबाइल के सारे ज़माने आ गए हैं। तो येस वी हैव टू चेंज बाय द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने सुना कि लंदन जा रहे हैं आप अपनी मास्टर्स, अपनी लिंक्स बनाने, अपने बिजनेस को ग्रो करने, एक्सप्लोर करने। येस मैं मास्टर्स करने के लिए लंदन जा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि आप वहीं एक ब्रांच खोलेंगे और उसके साथ यहाँ से? वो टाइम बताएगा सर। मेरा मेन एम ही अपना बिजनेस को एक्सप्लोर करना, वहाँ पे लिंक्स बनाना, वहाँ पे और अपनी स्किल्स शार्पन करना, मेरा मेन एम ही वहीं यही है जाने का। अब आप लोग एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं और लगातार दूसरे देशों में काम भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लंदन में बैठ के वो काम करना और आसान हो जाए आपके लिए? सर टाइम बताएगा, आई डोंट नो, आई कांट से। कुछ तो होगा फ्रेम दिमाग में सर। वहाँ पे जाके एक्चुअली मैं आपको बात बताऊँ, टेक्नोलॉजीज़ और बेसिकली आपका एनवायरनमेंट, आप जैसे देखते हैं स्कूलिंग यहाँ पे और वहाँ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मेरा मेन एम वहाँ जाने का सिर्फ यही नहीं है कि बस मेरे को वहाँ जाके मास्टर्स कर लेना है, मेरे को अपने इंटरनेशनल लिंक्स बनाने हैं, अपना और एक्सपोर्ट का देखना, और मैं और नई टेक्नोलॉजी देखनी है, मैं क्या नया कर सकता हूँ, कोई नई फील्ड है मेरे दिमाग में, अपने ग्रुप बनाना है कि नहीं यार जो मेरे को आगे जाके फ्यूचर में काम है। मेरा मेन यही है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके फादर और आपके चाचा यहाँ तक लेके आए, बाबा ने शुरुआत की, अगर हैप्पी को देखा जाए इन फ्यूचर, तो हैप्पी के हिस्से वो कौन सी चीज़ आनी चाहिए कि नहीं यार बिजनेस में ये जो चेंज है ना वो हैप्पी ने किया, तो वो कौन सा चेंज आप करना चाहेंगे? आज जैसे आप बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम सुन लीजिए, फॉर एग्जांपल योनेक्स का नाम ले लीजिए, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। खालसा एक दिन वहाँ पहुँचेगा जहाँ पे हर किसी ने, हर वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपने खालसा का नाम सुना ही सुना होगा। खालसा उस लेवल पे पहुँचाएंगे हम। ऐसी कोई चीज़ जो आप बड़ा मिस करते हैं कि यार अगर अपनी कंपनी के साथ ऐसा भी कुछ होता तो मामला कुछ और होता? सर जो मिला हमारे पापा ने, हमारे चाचा जी ने बड़ी मेहनत से करा है। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता कि उन्होंने से कोई छोड़ी होगी अपने एंड पे, बट येस जब मेरा वो होगा आई विल डेफिनेटली ग्रो इट एंड टेक इट टू अदर वेज। आपकी एज क्या होगी? 20। आप जरा सोचिए कि 20 साल की उम्र में अगर कोई दूसरा लड़का होता तो वो और इतना साधन संपन्न होता या इस तरह के घर से होता तो उसके सपने कुछ और होते। लेकिन हैप्पी का कहना है कि वो लंदन से पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन तो कहीं भी ली जा सकती है, वो यहाँ वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि अपना ग्रुप, अपना लिंक डेवलप कर पाएँ और उसके साथ ही ये संभावनाएं तलाश पाएँ कि वहाँ की धरती पर खालसा एक्सपोर्ट को कैसे पहुँचाया जा सकता है। यही बात होती है, यही विजन होता है जो किसी भी चीज़ को, जिंदगी हो, बिजनेस हो, देश हो, जिसको लेकर के आगे जाता है, और यही सोच शुरू से रही होगी। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को देखने के बाद आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि कोई भी काम करने के लिए एक्सक्यूज से ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, ईमानदारी की ज़रूरत होती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना नाम कर जाएंगे। अगर आप गूगल में टाइप करते हैं खालसा एक्सपोर्ट के बारे में या इनके स्पोर्ट्स से संबंधित इक्विपमेंट के बारे में तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इनके तक पहुंचना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे इक्विपमेंट होंगे जिसका यूज आप करते होंगे डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे, चाहे आप अपने जिम में करते हों या अपने पार्क के जिम में करते हों या ऐसे एक्सरसाइज के रूप में, आपको शायद नहीं पता होगा। तो पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। अब तो ये भी कहा जा सकता है कि एक तरह से
खालसा एक्सपोर्ट अपने देश के लिए शान में भी एक स्टार तो लगा ही रही होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए बिजनेस घराने के साथ और बताते हैं आपको कि बिजनेस करने के लिए हुनर के साथ और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है।